बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बच्चों बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, उसी क्रम में हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जैसे प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जो है जानते हैं, और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। इसमें निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर होगा उसमें अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आप निश्चित तौर पर ये चैप्टर आप अच्छी तरीके से सीख पाएँगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो थोड़ा इसमें आपको एकाग्रता के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों के लिए बहुत कठिन जो है मायने रखता है। लेकिन हम लोग इस तरीके से इसकी पढ़ाई करेंगे कि जिससे इसको आसानी के साथ हम सीख पाएँ। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो सवाल इसमें काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए सवाल पर हमको विशेष फ़ोकस करना है। तो उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं इसके पहले टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें, चूँकि चैप्टर का नाम ही है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा। अब इसमें देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, यदि समय के साथ समय के साथ-साथ धारा का मान व दिशा दोनों बदलती रहे तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, यदि समय के साथ-साथ यहाँ पर बोल्टता या धारा का मान व दिशा दोनों बदलती रहे तो ऐसी धारा या बोल्टता दोनों कह सकते हैं। ऐसी धारा या बोल्टता को प्रत्यावर्ती धारा या बोल्टता कहते हैं। ठीक, यदि समय के साथ-साथ बोल्टता या धारा का मान व दिशा दोनों क्या हो, बदलती रहे, तो ऐसी धारा को हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रत्यावर्ती बोल्टता या धारा कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम एक परिपथ बनाएँ, ये हमारा परिपथ है। ये हमने इसमें एक प्रतिरोध को जोड़ दिया और इसमें जो बोल्टता जा रही है वो v बराबर क्या होगा, v नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब देखेंगे तो इसमें जो धारा होगी वो I बराबर क्या होगा,
ठीक? अब इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास धारा जा रही है I, वो कैसी होगी? वो भी परिवर्ती धारा होगी। जब वोल्टता परिवर्ती है, तो यहाँ पर धारा भी क्या होगी? वो परिवर्ती होगी। अब परिवर्ती धारा का मान, या इसको अगर ऐसे लिखना चाहें, तो इसमें जो धारा जाएगी वो I बराबर क्या होगा? यहाँ होगा V अपान R, और चूंकि अब यहाँ पर हम V के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? तो V के स्थान पर क्या होगा? V नॉट साइन ओमेगा टी अपान कितना हो जाएगा? R। तो इस प्रकार से इस प्रतिरोध में जो धारा जाएगी, जो धारा प्रवाहित होगी, वो कितनी होगी? वो V नॉट अपान R साइन ओमेगा टी। ठीक? इसमें V नॉट क्या है? ये V नॉट जो है वो है वोल्टता का शिखर मान। अभी इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। और ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी को कहते हैं कला। ठीक? ओमेगा टी क्या है? कला। कला का मतलब यहाँ कोण से होता है। ठीक? तो ओमेगा टी को हम चाहे कहें कला, या फिर इसे कह सकते हैं कोण। ठीक? तो ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती धारा। आशा करते हैं आप लोग प्रत्यावर्ती धारा को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक? तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगर मान लीजिए हम देखें कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं? या इस प्रत्यावर्ती धारा को अभी हम कुछ इस प्रकार से भी सीख सकते हैं। जैसे देखिए, इसको अगर इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमको धारा को देखना है, तो अब हम देखें यहाँ, तो समय के साथ, जैसे ये टाइम का वक्र है, ये प्रदर्शित कर रहा है किसको? समय को। ठीक? और ये प्रदर्शित कर रहा है धारा को। तो अब देखें तो समय के साथ क्या हो रहा है? धारा का मान और दिशा दोनों बदल रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो मान होगा, यहां पर जो धारा का मान होगा उसको हम कहते हैं आई नॉट। आई नॉट मतलब ये है धारा का शिखर मान। ठीक? इसे हम क्या कहेंगे? धारा का शिखर मान। ये हो गया। ठीक? तो प्रत्यावर्ती धारा चूंकि ये ज्यावक्रीय होती है, ज्या का मतलब देखिए ये साइन के ग्राफ के रूप में है, तो इसलिए इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां जैसे धारा अगर देखेंगे तो समय पर तो t/4 सेकंड पर ये शिखर पर पहुंच गई, t हाफ पर यहां पहुंच गया, और पूरे अगर देखें तो t पर ये धारा जो है अपनी पूर्ण साइकिल को, एक पूर्ण चक्र को पूर्ण कर लेती है। ठीक? तो इस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा को समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए दिष्ट धारा क्या होती है? यदि समय के साथ धारा का मान व दिशा अपरिवर्तित रहे। यदि समय के साथ धारा का मान व दिशा अपरिवर्तित रहे, तो इसे
दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक, यदि समय के साथ क्या हो, धारा का मान व दिशा अपरिवर्तित रहे, तो इसे कौन सी धारा बोलेंगे? दिष्ट धारा कहते हैं, जिसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। आप इसे कह सकते हैं कि ये डीसी करंट होता है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? यहां अगर परिपथ में देखें, तो ये प्लस है, ये माइनस है। इसमें भी क्या होगा? वो होगा कांस्टेंट। इसका मतलब वो वोल्टता होगी, वो नियत होगी। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, अगर इसमें वोल्टता नियत है, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, वो कितनी होगी? अगर इसका प्रतिरोध R है, तो यहां पर जो धारा प्रवाहित होगी, वो किसी प्रतिरोध पर, तो वो I बराबर क्या होगा? V अपान R। और ये भी क्या मिलेगा हमको? वो मिलेगा कांस्टेंट। ठीक, तो ऐसी धारा को हम कौन सी धारा बोलते हैं? दिष्ट धारा। या इसको हम ऐसे ग्राफ के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा ग्राफ किसका? समय का। और ये क्या है? ये प्रदर्शित कर रहा है धारा को। ठीक, अब अगर यहां देखें, तो समय के साथ अगर धारा का मान, जो धारा है यहाँ I बराबर V अपान R, वो क्या हो रही है कि समय के साथ अपरिवर्तित है। देखिए, अगर यहां धारा देखें, मान लीजिए ये कोई भी मान दिया है, जैसे 1 सेकंड यहाँ है, 2 सेकंड है, यहाँ पर कितना है? 3 सेकंड हो गया। तो अब यहाँ अगर मान लेते हैं धारा कितनी है, इस बिंदु पर अगर धारा 10 एम्पीयर है, सपोज करें यहाँ धारा कितनी है? 10 एम्पीयर है, तो 1 सेकंड पर कितना है? 10 एम्पीयर। 2 सेकंड पर देखेंगे तब भी कितना होगा? ये मान कितना होगा? 10। ये मान कितना होगा? 10। 3 सेकंड पर देखेंगे तो यहाँ पर भी मान कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो समय तो बदल रहा है, लेकिन धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। ठीक, अब ये क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। ये होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, इसमें V नॉट क्या है? ये है वोल्टता का शिखर मान। I नॉट क्या होगा इसमें? सॉरी, ओमेगा टी क्या होगा? ओमेगा टी क्या है इसमें? ये है कला, जिसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। दूसरा हम देखेंगे, अगर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण देखें, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होगा?
वो होगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें I नॉट क्या है? I नॉट होगा धारा का शिखर मान। ठीक, इसमें I नॉट क्या है? वो है धारा का शिखर मान। तो आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी आपको सवाल मिलेंगे और इन्हीं दोनों का उपयोग करके पूरे चैप्टर को हमको क्लियर करना है। ठीक, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। अब ये होने वाला है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसे क्या कहते हैं? वर्ग माध्य मूल मान का मतलब क्या होता है? ये होता है, अगर धारा के लिए है तो ये होगा IRMS रूट मीन स्क्वायर। ठीक, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? अब अगर हम वर्ग माध्य मूल मान की बात करें तो एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? देखिए, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अब देखिए इसको अगर हम अच्छे से समझें कि ये वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। देखिए जैसे क्या होता है कि अगर कोई प्रत्यावर्ती धारा किसी परिपथ में प्रवाहित हो रही है, तो अब देखिए अगर इस बिंदु पर देखें तो धारा का मान कुछ अलग है, यहाँ देखें धारा का मान कुछ अलग है। ये देखिए धारा यहाँ, ये धारा यहाँ, यहाँ देखिए तो कुछ अलग से है, ये शिखर पर हो गया। अब फिर से देखिए धारा का मान कम हो रहा है, फिर से अब ये माइनस हो रहा है धारा का मान। तो अब इस प्रकार से धारा का मान क्या हो रहा है? कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि धारा हो, वेग हो, कुछ भी ऐसे परिवर्तित हो रहा हो कि वो कांस्टेंट ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे हमेशा देखिए आप लोग साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो क्या होता है कि उसमें हमारा वेग जो है वो समय के साथ क्या होता है? बदलता रहता है। कभी गाड़ी को हम तेज़ से चला सकते हैं, कभी मान लीजिए कोई मार्केट पड़ गई तो वहाँ पर गाड़ी को क्या करते हैं? स्लो कर लेते हैं। तो हमेशा हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। कहते हैं कि 1 घंटे में भैया कितने किलोमीटर जा पा रहे हैं हम?
40 से 45 किलोमीटर जा पा रहे हैं, ठीक? जबकि कभी हमारी स्पीड 60 हो जाती है, तो कभी 40 भी होती, कभी 30 भी होती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब भी कोई मान कांस्टेंट नहीं होता है, तो वहाँ पर हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? औसत का प्रयोग करते हैं, ठीक? तो यहाँ हो गया एक पूर्ण चक्र के लिए, जैसे एक पूरी साइकिल। अब देखिए अगर यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पर गया पूरे शिखर पर, फिर से 0 हुआ, फिर दूसरी तरफ दूसरी दिशा में पूरे शिखर पर गया और फिर से जहाँ से चला था वही माध्य स्थिति में लौट आया। तो इस प्रकार से जो साइकिल होगी ना, वो कैसी होगी? वो एक पूर्ण साइकिल होगी, मतलब पूर्ण चक्र होगा। तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका क्या करें हम? वर्ग करें और वर्ग के औसत मान मतलब उसका एवरेज निकालें और उसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसी को क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब देखिए जैसे ये हो गया, मान लेते हैं क्या है, इसे प्रदर्शित करते हैं IRMS। तो IRMS क्या होगा? अब जैसे IRMS से अगर हम इसको प्रदर्शित करें तो अब देखिए, या यहां लिख देते हैं कि इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको जो हम व्यक्त करते हैं वो किससे प्रदर्शित करते हैं? IRMS से। अब देखिए अगर IRMS की बात करें तो क्या होगा? तो अगर हमको IRMS लिखना है तो सबसे पहले एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा, तो अब प्रत्यावर्ती धारा का पहले समीकरण लिखें। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, तो ये I बराबर क्या होगा? I नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए करना क्या है, तो पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, तो इसका वर्ग करवा दें। तो अब वर्ग करवाएंगे तो इसका भी वर्ग होगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। एक पक्ष का वर्ग करेंगे, दूसरा का भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा, ठीक? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, वर्ग हो गया, के औसत, ये किसका निशान है इसमें? औसत का। तो अब देखिए जैसे ये चूंकि आई नॉट क्या है? ये शिखर है, तो अगर कोई शिखर मान होगा मतलब अपने उच्चतम मान पर होगा तो उसका हम औसत नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक? तो ये हो गया इसका औसत मान के वर्गमूल को। अब इसका हम क्या करें? इस औसत का अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो अंडर रूट ले लें, तो अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट और ये अंडर रूट होगा औसत किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक? तो इस प्रकार से अगर हम और इसको आगे सॉल्व करें तब क्या होगा? देखिए अब धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। मतलब इसको हम लिख सकते हैं IRMS बराबर क्या हो जाएगा? I नॉट, ठीक? अब देखेंगे अगर यहां देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत होता है 1/2। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है हमको, ठीक है? कि एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा, ठीक? इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसका डेरिवेशन ये कहां से आया है ये आपके सिलेबस में नहीं है।
ठीक, तो इसको सिर्फ हम इतना ही ध्यान रखेंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो अब यहां देखेंगे तो इसका मान अंडर रूट हो जाएगा और 1/2। तो अब इस प्रकार से जो IRMS निकल कर आएगा वो कितना होगा, ये होगा I0 कितना, √2। तो इस प्रकार से बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमको सूत्र मिल गया कि IRMS मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्गमाध्य मूलमान होगा वो कितना होगा, वो होगा I0/√2। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक बार अगर फिर से इसका रिवीजन करें तो क्या होगा, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान क्या होता है। एक पूर्ण चक्र के लिए अगर देखेंगे तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर IRMS लिखना है तो क्या करना होगा, जैसे देखिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 sin ओमेगा टी हो गया। धारा का वर्ग करवाना होगा तो धारा का हमने वर्ग करवा दिया, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। ठीक, फिर उसका हमने औसत निकाला, औसत निकाल लिया और फिर उसका वर्गमूल लिखा। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं, IRMS। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, IRMS बराबर I0। और इसको देखें, एक पूर्ण साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसके स्थान पर 1/2 लिख दिया, तो ये हो गया I0/√2। इस प्रकार से IRMS का जो मान होगा वो कितना होगा, I0/√2 होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे टॉपिक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी प्रकार से है प्रत्यावर्ती बोल्टता। प्रत्यावर्ती बोल्टता का शिखर मान, ठीक, प्रत्यावर्ती बोल्टता का शिखर मान ये क्या होगा, देखिए जैसे उसको हमने लिखा था वैसे ही सेम ये है। प्रत्यावर्ती बोल्टता के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती बोल्टता का शिखर मान कहते हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती बोल्टता के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती बोल्टता का शिखर मान कहते हैं। ठीक, इसे VRMS से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, VRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हमको देखना है कि प्रत्यावर्ती बोल्टता का शिखर मान कितना होगा, तो अब देखिए प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण। अब अगर बोल्टता का समीकरण देखें तो ये होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो ये होता है प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण। अब देखिए, अब प्रत्यावर्ती बोल्टता के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को
तो इसका क्या करें, वर्ग करें, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, ये v नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए क्या हो गया, प्रत्यावर्ती बोल्टता के वर्ग के औसत मान, इसका अगर हम औसत निकालें तो औसत को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इस पर बार लगा दें तब भी ये औसत को ही प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो औसत को अगर v स्क्वायर का औसत निकालना है ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिखे कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक, अब देखिए क्या होगा यहाँ, तो अब ऐसी स्थिति में अब इसका औसत हो गया, अब क्या होगा, औसत मान के वर्गमूल, इसका अंडर रूट, मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो v नॉट हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बार। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी आर एम एस, और ये क्या हो जाएगा v नॉट, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत 1/2। तो अब ये इस प्रकार से निकल कर आया हमारा वी आर एम एस बराबर कितना हो जाएगा, वी नॉट अपान अंडर रूट 2। तो ये जो समीकरण आ गया वो किसके लिए आ गया, वो हो गया प्रत्यावर्ती बोल्टता का शिखर मान। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या होगा, जैसे पहले, सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो पहला परिपथ है वो कौन सा है, वो होगा हमारा आर परिपथ। ठीक, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, आर परिपथ कहते हैं। ठीक, या अगर इसको हम लिखें तो जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो उसे कौन सा परिपथ कहते हैं, आर परिपथ कहते हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो ऐसे परिपथ को हम कौन सा परिपथ कहते हैं, आर परिपथ कहते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे अगर हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, ये है हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सिर्फ आर मतलब प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो इस परिपथ को हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा या बोल्टता परिपथ। अब देखिए इसमें करना क्या है हमको, आर परिपथ में
अब देखिए जैसे ये प्रश्न आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ ये सब बोर्ड परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से सीख नहीं पाएँगे, तो आगे जो आने वाले सवाल हैं ना वो आप उसको कर पाएँगे, ना आगे वाले प्रश्नों को आप सीख पाएँगे। ठीक? तो इसके लिए पढ़ना हमको बहुत अति आवश्यक है इसको। तो अब देखेंगे, जैसे डेरिवेशन इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमको हमेशा ध्यान रखने हैं और जिसका हमको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक? देखते हैं। ऐसे परिपथों में हमको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, जैसे इसमें देखिए, प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण। तो प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण क्या होगा? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण। अब देखिए, इसमें दूसरा काम क्या करना है? अब चाहे जो भी आप परिपथ पढ़िएगा, इसमें L परिपथ, R परिपथ या C परिपथ, किसी भी परिपथ में तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले प्रत्यावर्ती बोल्टता का एक समीकरण हमको लिख लेना है। दूसरा क्या करना है? दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि इसमें हमको किरचॉफ का नियम लगाना है और किरचॉफ का नियम लगाकर क्या करना है? हमको एक धारा का समीकरण प्राप्त करना है जो कुछ इसी रूप का आना चाहिए। तो जब इसी रूप का आएगा तो हम दोनों समीकरण की क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। ठीक? तो अब यहां पर अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं, किरचॉफ के नियम से देखिए, किरचॉफ का नियम क्या है? अब किरचॉफ ने एक नियम दिया था किसके लिए? बंद परिपथ के लिए, कि समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तब इस पर अगर हम बोल्टता देखें तो इसकी बोल्टता क्या होगी? तो इसकी बोल्टता है भी। जो प्रत्यावर्ती बोल्टता है वो कितनी है? भी है। और यहां पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो प्रवाहित हो रही है I। तो अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो किसी प्रतिरोध पर जो बोल्टता होती है, जैसे ये प्रतिरोध है, तो इस प्रतिरोध पर बोल्टता कितनी होगी? वो होगी I इंटू R। अगर इसमें धारा I जा रही है तो प्रतिरोध पर जो बोल्टता होगी वो I R। तो अब यहां पर V माइनस का कितना? IR बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। V माइनस आई आर बराबर किसके? 0। मतलब समस्त बोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना है? 0 है। क्योंकि अगर यहां पर देखेंगे तो धारा की दिशा अगर इस प्रकार से है तो धारा की दिशा है तो मतलब ये हाईएस्ट वोल्टेज पर है और ये लोएस्ट वोल्टेज पर है। अगर हमारी दिशा इधर है, हम जा रहे हैं हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, मतलब प्रतिरोध में इस पर जो वोल्टता होगी, इस प्रतिरोध पर जो वोल्टता होगी वो कैसे होगी? ऋणात्मक, क्योंकि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हैं। तो V माइनस आई आर बराबर 0 या V बराबर क्या होगा? आई आर। ठीक, V बराबर कितना हो जाएगा? आई आर। अब देखिए, अगर हम यहां पर V के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V बराबर कितना होगा? V नॉट साइन ओमेगा टी बराबर किसके? आई आर के। अब अगर देखिए I बराबर क्या हो गया? V नॉट अपान R और कितना होगा ये? साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार से जो धारा का हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ वो कितना आ गया? वो आ गया V नॉट अपान R और साइन ओमेगा टी। ठीक? तो अब देखिए, एक समीकरण अभी हमने आपको बताया था कि पहला समीकरण क्या प्राप्त करना है? बोल्टता का समीकरण, जो आसानी के साथ चित्र में दिया ही रहेगा, उसको लिख लेंगे। और दूसरा क्या काम करना है? किरचॉफ का नियम लगाकर धारा का
समीकरण प्राप्त करना है। अब हम धारा का समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। अब इसमें अगर हम तुलना करें दोनों समीकरण की, तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर अब अगर तुलना करेंगे तो पहले पॉइंट हमको क्या समझ में आ रहा है? तुलना करने पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे, जिनका यूज आगे चल के हमको करना है, ठीक? तो वो पहला पॉइंट क्या मिलेगा इसमें? देखिए, जैसे पहला पॉइंट ये मिलेगा कि ये जो मान है V0/R, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V0/R को क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं I0, क्योंकि I बराबर V/R, ठीक? तो V0/R बराबर किसके हो गया? I0 के। मतलब हम देखेंगे तो जो हमारा धारा का शिखर मान है वो कितना आएगा? अगर R परिपथ है तो अगर धारा का शिखर मान हमको प्राप्त करना है तो जो वोल्टेज का शिखर मान होगा उसको हम उस परिपथ के प्रतिरोध से अगर भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? धारा का शिखर मान प्राप्त होगा, ठीक? दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट हमको क्या मिलेगा इसमें। देखिए, दोनों की तुलना करने पर अब दूसरी बात हमको क्या समझ में आ रही है? देखिए, यहां चूंकि V बराबर क्या है? V0 sin ओमेगा टी। I बराबर ये I0, या इसको क्या लिख सकते हैं? I बराबर, अब इसको I0 sin ओमेगा टी। अब देखिए यहां पर जो कोण है इसमें वो है ओमेगा टी, इसमें भी कितना कोण है? ओमेगा टी। मतलब दोनों में कोण का जो अंतर है वो कितना है? 0 है। मतलब जो कोण ये है वही कोण ये है, तो मतलब इसमें कलांतर क्या होगा? कलांतर मतलब कोण का अंतर वो कितना है? 0 है। तो अब यहां पर लिख सकते हैं कि V व I के बीच कलांतर कितना होगा? वो 0 होगा। इसमें V और I के बीच जो कलांतर है वो कितना है? 0 है, ठीक? तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा? अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या इसमें समझ में आ रहा है हमको। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि V0 में R का भाग लग रहा है। यहां देखिए V0 में क्या हो रहा है? R का भाग लग रहा है। मतलब जो I0 है, ये जो I0 है वो V0 की अगर तुलना में देखें तो चूंकि V0 में अगर कुछ भाग लगेगा तो इसका मतलब I0 क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अब यहां लिख सकते हैं कि जो हमारा V0 है वो ग्रेटर देन किसके है? I0। ठीक? तो इस प्रकार से ये जो तीनों पॉइंट हैं यही हमको ध्यान रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि V0/R बराबर I0, क्योंकि सवालों के लिए हमको ध्यान रखना है। इससे ज्यादातर जो है वो सवाल ही पूछे जाते हैं। दूसरा क्या ध्यान रखना है? यहाँ V और I के बीच कलांतर कितना होगा? 0। मान लीजिए यहां प्रश्न आता है कि R परिपथ में जो वोल्टेज है प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर कितना होता है? तो हम लिख देंगे कलांतर उसमें कितना होता है? 0 होता है, ठीक? और तीसरा पॉइंट क्या मिला? ये मिला कि जो V0 है वो ग्रेटर देन किसके होगा? I0 के, ठीक? तो इस प्रकार से हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक क्लियर हुआ, R परिपथ, ठीक? क्या करना है? सबसे पहले इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण लिखना है। फिर क्या करना है? किरचॉफ का नियम लगा देना है।
और किरचॉफ का नियम लगाकर हमको धारा का एक समीकरण प्राप्त करना है, फिर दोनों समीकरणों को क्या करना है, तुलना कर लेनी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक, चलते हैं इस पर नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होगा एल परिपथ। ठीक, एल परिपथ में क्या होगा कि एल परिपथ क्या होता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी हो, तो इसे क्या कहते हैं, एल परिपथ कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, केवल कुंडली लगी हो, तो इसे क्या कहेंगे, ये V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें से अगर धारा जा रही है I, तो अब यहां पर जो बोल्टता होगी, किसी कुंडली पर जो बोल्टता होती है वो कितनी होती है, किसी कुंडली पर जो बोल्टता होती है, मतलब ये हमारा क्या है, एल परिपथ है ये एल, तो एल परिपथ पर किसी कुंडली पर जो बोल्टता होती है वो कितनी होती है, तो वो जो बोल्टता होगी वो कितनी होगी, देखिए जैसे एल परिपथ के लिए, तो एल बराबर हमने एक सूत्र पढ़ा था, माइनस का ई अपान डी आई बाई डी टी। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया था, जिसे कहते हैं स्वप्रेरकत्व। जिसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है, वो होता है विद्युत वाहक बल के पदों में एल बराबर माइनस का ई अपान डी आई बाई डी टी, या अगर देखें यहां तो ई बराबर क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। तो ई क्या है, ये भी है एक प्रकार की बोल्टता ही है, मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, विद्युत वाहक बल है। यहाँ माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, परिवर्तन का विरोध, मतलब जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है उसी का क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। ठीक, चलिए, तो यहां पर बोल्टता क्या होने वाली है, तो यहां पर जो विद्युत वाहक बल है बोल्टता वो कितनी होगी, एल डी आई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। ठीक, तो अब देखें वही काम करना है हमको, करना क्या है कि सबसे पहले क्या लिखना है, प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण। प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण। ठीक, तो प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण क्या होगा, भी बराबर ये होगा भी नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा काम क्या करना है, किरचॉफ का नियम लगा देना है। किरचॉफ के नियम से अब देखिए भी हो गया माइनस, यहां बोल्टता कितनी है, एल डी आई बाई डी टी, और समस्त बोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो भी बराबर क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। अब यहां अगर देखेंगे तो डी आई बराबर क्या होगा, भी अपान एल, और कितना हो जाएगा डी टी। डी आई बराबर क्या होगा, देखिए डी आई बराबर ये यहां चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा। अब अगर हम भी की वैल्यू रखें तो कितनी निकल कर आएगी, यहाँ डी आई बराबर कितना होगा, भी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, भी नॉट
साइन ओमेगा टी डी टी अपान कितना एल। तो डी आई बराबर वी नॉट अपान एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखिए जैसे डी आई है यहां, तो ये धारा में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ये क्या है, ये वोल्टेज में है। ठीक, तो ये वोल्टता है और हमको जो समीकरण प्राप्त करना है वो धारा के पदों में प्राप्त करना, मतलब आई आना चाहिए। तो डी आई आई कब बनेगा, डी आई आई कब बन सकता है, जब हम क्या कर दें, उसका समाकलन कर दें। ठीक, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, समाकलन ऑफ डी आई। ठीक, अब इसका जब समाकलन करेंगे तो भी नॉट अपान एल क्या है, कांस्टेंट है, और समाकलन आप हो जाएगा साइन ओमेगा टी और डी टी। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पर एक सूत्र आपको ध्यान रखना है कि समाकलन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, इसका समाकलन क्या होता है, माइनस का हो जाएगा कास ओमेगा टी अपान कितना होगा ओमेगा। ठीक, तो इसको डॉक्टर लोगों का मतलब किससे है, बायो वाले के लिए, तो बायोलॉजी वाले जो हैं इसको थोड़ा जो है सूत्र को याद रखेंगे। ठीक, कि समाकलन आप साइन ओमेगा टी डी टी का मतलब क्या होता है, माइनस का कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। ठीक, अगर इसको रखते हैं तो अब डी आई का समाकलन क्या हो गया, आई हो जाएगा। तो डी आई का समाकलन होगा वो कितना होगा, आई होगा। और यहां पर क्या निकल कर आएगा, ये हो गया भी नॉट अपान कितना एल। ठीक, और माइनस का कास ओमेगा टी अपान कितना ओमेगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो आई बराबर क्या होगा, माइनस का भी नॉट अपान ओमेगा एल और कितना हो गया कास ओमेगा टी। अब देखिए ये आई का समीकरण तो प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ साइन है और यहाँ कास है, तो तुलना करना इतना आसान नहीं है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि ये भी क्या हो जाए, जो कास है वो क्या बन जाए साइन, तो कास को हम साइन में बदल सकते हैं। अब इसको कैसे बदलेंगे, तो यहां पर हमको अगर लिखना है कि आई बराबर माइनस भी नॉट अपान ओमेगा एल, और कास ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस कितना ओमेगा टी। ठीक, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन सा थीटा होता है, अगर यहां देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से अगर देखें तो आई बराबर क्या होगा, इस माइनस को अगर अंदर लेकर चले जाएं तो भी नॉट अपान ओमेगा एल, और अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा प्लस में, और माइनस का कितना होगा पाई बाई टू। ठीक, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब ये माइनस अंदर में जाके गुणा कैसे हो गया, क्योंकि अगर देखें तो साइन, चलिए यहां थोड़ा समझते हैं इसको, कि अगर देखेंगे तो जो हमारा साइन माइनस थीटा होता है इसको लिख सकते हैं माइनस का क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। इसका मतलब अगर इस माइनस चिन्ह, जैसे ये अगर अंदर में माइनस है तो बाहर चला आता है, तो अगर बाहर माइनस है तो इसको अंदर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं। तो अगर ये माइनस अंदर चला गया तो अब देखिए ये माइनस जब अंदर चला गया तो इसको बना दिया माइनस, और ये वाला कितना हो गया प्लस हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारा ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे,
दोनों समीकरणों की क्या करेंगे हम? तुलना कर लेंगे। ठीक? तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, अब देखिए तुलना करने पर क्या-क्या चीज़ें हमको मिलेंगी। तो पहला पॉइंट क्या इसमें समझ में आ रहा है तुलना करने पर? देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो समझ में आ रहा है वो देखिए, अगर यहाँ I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे, तो अब I नॉट बराबर क्या हो गया? ये हो गया V नॉट, I नॉट बराबर V नॉट अपान ओमेगा L, या इसको और क्या लिख सकते हैं? अगर इसको देखें तो V नॉट अपान I नॉट, देखिए V नॉट I नॉट को यहां लेकर चले गए, तो V नॉट अपान I नॉट बराबर क्या होगा? ओमेगा L। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा V नॉट और I नॉट है, यहां अगर देखेंगे तो V नॉट अपान I नॉट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं XL। तो XL बराबर क्या होगा? ओमेगा L। ठीक, XL को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका उपयोग काफी ज्यादा होगा सवालों में। तो पहला पॉइंट हमको क्या समझ में आया यहाँ, जो हमारा प्रेरकीय प्रतिघात है, प्रेरकीय प्रतिघात, वो XL बराबर क्या होगा? ओमेगा L। ठीक ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या हमको समझ में आया? देखिए, दोनों की तुलना करने पर, अब देखें यहाँ पर, तो इसमें V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो एक में क्या है? ओमेगा टी है, और दूसरे में क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या है कि जो धारा है वो कितना है? कला में, कोण में पाई बाई 2 पीछे है। तो कह सकते हैं कि धारा I भी से पाई बाई 2 पश्चगामी। ठीक, I क्या है? यहाँ I देखें तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और यहाँ ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी माइनस, माइनस का मतलब कम है, तो कम का होने का मतलब क्या है? कोण में ये पीछे चल रहा है। तो कितना पीछे चल रहा है? पाई बाई 2। तो I भी से पाई बाई 2 पश्चगामी, या क्या लिख सकते हैं? अगर हम भी को देखें तो भी I से पाई बाई 2 कैसा होगा? अग्रगामी। दोनों चीजें समझ सकते हैं कि I भी से पाई बाई 2 क्या है? पश्चगामी है, या अगर भी की बात करें तो I से ये कितना है? पाई बाई 2 अग्रगामी है, मतलब आगे चल रहा है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या यहां से मिला हमको? अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या मिल रहा है इसमें, अगर देखें तो जो हमारा भी नाट में क्या है? ओमेगा एल का भाग लग रहा है, मतलब जो आई नाट है या जो भी नाट है वो ग्रेटर देन किसके? आई नाट के। मतलब जो भी नाट का मान है वो आई नाट से क्या है? वो ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमको ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से प्राप्त हुए, जिनका हम यूज आगे आने वाले प्रश्नों में करेंगे। ठीक, अब इसका अगर हम कला आरेख खींचें तो क्या होगा? कला आरेख,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कला आरेख जो होगा वो कैसा होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कला आरेख में क्या होगा? देखिए, जैसे ये आई है और ये हमारा भी है, मतलब ये आई को प्रदर्शित कर रहा है और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? भी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अब देखें जो कोण है, अगर ओमेगा टी पर देखें, ये मान लेते हैं हमारा कोण कितना है? ओमेगा टी है। ठीक, ये हो गया कोण हमारा कैसा? ओमेगा टी कोण पर। तो अब हम ओमेगा टी कोण पर देखें, अगर यहां हम भी नॉट लिखते हैं, बोल्टता यहां कितनी है? ये जो बोल्टता है वो कितनी है? भी नॉट। ठीक, तो अब यहां आई नॉट क्या होगा? अब देखिए, आई जो है वो कैसा है? भी से पाई बाई टू पश्चगामी, मतलब जो आई होगा वो भी से पाई बाई टू कहां है? पश्चगामी, मतलब पीछे चल रहा है। तो अब देखिए, अगर ये भी नॉट है तो आई कहां होगा? इससे पाई बाई टू पीछे, तो पीछे का मतलब पाई बाई टू इधर। तो अब ये पाई बाई टू क्या होगा? पश्चगामी होगा। तो इससे पाई बाई टू क्या है? वो पश्चगामी है, मतलब ये पूरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक, तो पश्चगामी हो गया। अब देखिए यहां दिखाई पड़ रहा है कि भी नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट, इसका मतलब भी नॉट अगर इतना बड़ा है तो आई नॉट क्या होगा? उससे छोटा होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा कौन सा? आई नॉट। तो ये हो गया कला आरेख। तो एल परिपथ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें क्या होता है कि ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहां ध्यान रखने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। कभी कभार यही बीच से ही प्रश्न को उठा लेता है कि ऐसा प्रश्न देगा कि आपको डेरिवेशन स्वयं ही करना पड़ेगा। ठीक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा ये, कौन सा परिपथ हो गया? एल परिपथ। ठीक, इसके पहले वाले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था आर परिपथ। अब आर परिपथ में हमने देखिए यहां पर हम लोगों ने कला आरेख को छोड़ दिया था। तो अगर यहां हम कला आरेख बनाए तो क्या होगा? जो फेजल डायग्राम होगा, देखिए अगर कला आरेख यहां बनाए तो ये है आई और ये है भी। अगर ये आई है और ये भी है तो अब देखें यहां पर क्या मिल रहा है हमको? जो भी व आई के बीच कलांतर कितना? शून्य। तो अगर यहां ओमेगा टी कोण पर, देखिए कोण कितना है यहां? यहां पर भी ओमेगा टी है, यहां पर भी ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी कोण पर अगर देखें, ये अगर भी नॉट है तो आई नॉट कहां होगा? देखिए अगर ये भी नॉट है तो आई नॉट कहां होगा? अब देखिए आई नॉट जो है वो कैसा है? भी नॉट बड़ा है और आई नॉट छोटा है। तो अगर भी नॉट इतना बड़ा है तो आई नॉट छोटा ही होगा और उतने ही कोण पर है। दोनों में देखिए कोण कितना है? ओमेगा टी कोण पर है तो भी जो है वो आगे चल रहा है भी नॉट, तो आई नॉट क्या है? उससे पीछे चल रहा है। तो ये हो जाएगा किसने, किसके? आई नॉट के। इस प्रकार से ये हमारा भी नॉट हो गया और ये हो गया कितना? आई नॉट। तो ये कौन सा आरेख हो गया? कला आरेख। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इस सेशन में काफी अच्छे-अच्छे प्रश्नों को सम्मिलित किया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आप लोग जो है अच्छे से इसका रिवीजन करें। धन्यवाद। जय हिंद।